एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है तैयारी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और तैयारी अगर अच्छी चल रही है और मैं जितना पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, तो जल्दी से आ जाइए कॉपी और पेन लेके और लिखना चालू कर दीजिएगा जो भी मैं लिखवाने वाली हूँ, ग्राफ्स बनवाने वाली हूँ। और चैप्टर आराम से सुनिएगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तैयारी कैसी भी चल रही हो, ठीक है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, हमें ये कंसीडर करना है और इसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, डरने से कुछ नहीं होगा और जो याद किया ना वो भी भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन करते रहो। अगर कुछ चैप्टर रह गए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपकी क्लास से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और इसी के साथ फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। वन शॉट रिवीजन मतलब एक चैप्टर जो आपका एटलीस्ट 10 से 15 पीरियड्स का रहता है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, समअप हो जाएगा और विथ रिवीजन। ठीक है, अब बात ये आती मेरे पढ़ाने का तरीका। तो कुछ तरीका इस तरीके से है कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ मैं पढ़ाती हूँ, ग्राफ्स के साथ मैं पढ़ाती हूँ और थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल वे में पढ़ना है ये भी समझा देती हूँ। ठीक है, तो आराम से सुनो, अच्छे से सुनो और कुछ डाउट हो तो फिर वही बात है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आओ देखते हैं आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आ गए हैं आपका वेलकम करने के लिए, जल्दी से ऐसे आ जाइए, बैठ जाइए और स्टेप अप एकेडमी पे ये वीडियो देख लीजिए और सेशन कंप्लीट करके अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के इस सेशन में हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 11 जस्टिस पढ़ने वाले हैं। जस्टिस का वन शॉट रिवीजन है। तो स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्शन से और यहाँ पे बहुत बढ़िया सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आप लोगों की बुक में। ये इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो हंसेंगे भी, बट देखो मेन फोकस करना है जस्टिस पर कि जस्टिस क्या होता है। इस चैप्टर में हमें समझना है क्या है जस्टिस और हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख जाएंगे ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसा कि हम एक सहज रूप से समझते हैं कि लव क्या होता है, मतलब हम इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते बट इसके डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग है, उसी तरीके से हम जस्टिस को भी समझते हैं कि हाँ यार जस्टिस या न्याय ये होता है, बट इवन दो हम उसको प्रिसाइसली नहीं बता सकते। ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन में आपके चैप्टर में बताया गया है। और फिर ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से इन दैट सेंस जस्टिस इज लॉट लाइक लव, मतलब जस्टिस और लव कहीं ना कहीं तक एक जैसा ही है। इसी के साथ दोनों लव और जस्टिस पैशनेट रिस्पॉन्सेज इवोक करते हैं अपने एडवोकेट से। और and as with love, no one hates justice. Everyone wants justice for oneself and to some extent for others also. और यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्टिस सभी को चाहिए, आपको भी जस्टिस चाहिए होगा तो सबको जस्टिस चाहिए, खुद के लिए ज़्यादा और कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड के साथ अदर्स फॉर अदर्स ऑल्सो। बट अनलाइक लव which is an aspect of our relationships with a few people whom we know well, but unlike love, जैसे कि अगर हम लव में देखें तो एक aspects of our relationships है, कुछ लोगों के साथ दादा दादी से प्यार करते हैं, मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो इस तरीके से ये लव एक रिलेशनशिप में रहता ही है। जस्टिस कंसर्न्स अवर लाइफ इन सोसाइटी, बट जस्टिस किस चीज़ से कंसर्न है? हमारी लाइफ जो हमारी सोसाइटी में एक तरीके से, और द वे इन विच पब्लिक इज ऑर्डर्ड, किस तरीके से पब्लिक लाइफ इज ऑर्डर्ड एंड द वे इन विच पब्लिक लाइफ इज ऑर्डर्ड, और प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग सोशल गुड्स और सोशल ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन में कि जस्टिस को एक तरीके से लव से एसोसिएट कर रहे हैं। दोनों का हम देखते हैं तो डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग है, बट प्रिसाइसली हम जस्टिस को भी नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आप या आपसे छोटे भाई बहन या आपसे बड़े जो भी होंगे समझते होंगे अच्छे से कि जस्टिस का मतलब क्या होता है और एक्चुअल में लव का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर हम इसके साथ देखें, एज सच क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिटिक्स। अब हमें रिलेट करना है पॉलिटिक्स से क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम जस्टिस की बात करें तो जो क्वेश्चंस हैं जस्टिस के वो सेंट्रल इंपॉर्टेंस के होते हैं फॉर पॉलिटिक्स। ठीक है, अब
ये समझ लो कि ये पढ़ने के बाद चैप्टर आप लोगों को क्या क्या समझ में आने वाला है, या आप लोगों को किस चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आप आइडेंटिफाई करेंगे जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ और डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में रखे जाते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, ये समझने वाले हैं। डिस्कस करेंगे जॉन रॉल्स आर्ग्यूमेंट दैट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स एंड कुड बी डिफेंडेड ऑन रैशनल ग्राउंड्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक फेयर और जस्ट सोसाइटी के लिए मतलब कैसा हो, फेयर और जस्ट सोसाइटी वुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट में हो और डिफेंड कर सके ऑन रैशनल ग्राउंड्स पर। अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज जस्टिस। आप भी ऐसे सोच रहे होंगे व्हाट इज जस्टिस, या फिर ये कह रहे होंगे जस्टिस मतलब क्या होता है, जस्टिस मतलब जस्ट, या जस्ट हो रहा है, जस्टिस हो रहा है तो जस्टिस है, ठीक है। ऐसे तो आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी बुक में एक एक वर्ड पे चैप्टर है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है। समझना ये है कि अब हम इसे पॉलिटिकल साइंस के रिस्पेक्ट में समझेंगे, पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में समझेंगे, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में समझेंगे हर एक वर्ड का मतलब। यहाँ पे हमें जो जस्टिस हमारा चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या होता है। अगर हम सारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस को देखते हैं तो एक तरीके से ग्रैपल्ड हैं क्वेश्चंस के साथ जस्टिस के, ऑल्दो दे मे हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज। ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का इसमें इंटरप्रेटेड तो करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, बट कहीं ना कहीं एक गुत्थी सी बनी हुई है, ग्रैपल्ड विथ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस से सारे ही कल्चर्स और ट्रेडिशंस। अगर हम चाइना का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो चाइना में है कौन है, कन्फ्यूशियस, ये फेमस फिलोसोफर है। ये आर्ग्यू करते हैं कि किंग जो है, जो राजा है, वो जस्टिस मेंटेन करे, लोगों को पनिश करके जो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स, और रिवॉर्ड करें वर्चुअस को। अब अगर हम वही 4th सेंचुरी BC की बात करें तो एथेंस ग्रीस में प्लेटो ने डिस्कस किए इशू ऑफ जस्टिस, और इनकी बुक थी द रिपब्लिक। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि प्लेटो ने द रिपब्लिक में डिस्कस किया इशू ऑफ जस्टिस, ठीक है। और कब की बात कर रहे हैं, तो हम 4th सेंचुरी BC एथेंस ग्रीस की बात कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम एंशियंट इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जस्टिस को किस चीज़ से एसोसिएट किया था, धर्म से। कैसे, धर्म को मेंटेन करना या फिर और जस्ट जो सोशल ऑर्डर है, इसे प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग माना जाता था, वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग्स। ऐसे समझो, जस्टिस वॉज एसोसिएटेड विद धर्म एंड मेंटेनिंग धर्म और अ जस्ट सोशल ऑर्डर वॉज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग्स। वहीं अगर हम बात करें, एक लॉन्ग डायलॉग चलता है किसके बीच में, सोक्रेट्स और इनके यंग फ्रेंड्स के बीच में, ग्लूकोन, एडियमेंटस, प्लेटो के बीच में, और एग्जामिन करते हैं कि हमें जस्टिस के लिए कंसर्न क्यों होना चाहिए, ठीक है। यंग पीपल पूछते हैं सोक्रेट्स से कि वाई वी शुड बी जस्ट, हमें जस्ट होने की क्या ज़रूरत है। तो अब ये पूछ रहे हैं तो इनका आंसर देंगे हम, आप भी पूछ रहे हो अगर तो आंसर मिल जाएगा अभी डिस्कशन में। ये यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो पीपल हैं जो अनजस्ट दिख रहे हैं, हु वर अनजस्ट, इन्हें ज़्यादा बेटर ऑफ, मतलब ज़्यादा बेटर हैं ये उनसे जो सिर्फ जस्ट है, मतलब कि जो जस्टिस कर रहे हैं या जस्ट हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वहीं अगर हम देखें अनजस्ट को तो दे सीम्ड टू बी मच बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट। जिन्होंने रूल्स को ट्विस्ट कर दिया अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, पे नहीं कर रहे थे, टैक्स पे नहीं किया और झूठ बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं तक डिसीटफुल हो रहे हैं, छल कर रहे हैं, ये ज़्यादा सक्सेसफुल थे उनके कंपैरिजन में जो ट्रूथफुल हैं और जस्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट इतना है कि वो अवॉइड हो सके बीइंग कॉट, देन ये देखा जाता था कि अनजस्ट होना ज़्यादा सही है जस्ट के कंपैरिजन में। ऐसा होता नहीं है और ये सही नहीं है, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं
कि देख लिया जाता था कि जो अनजस्ट है उसे तो पकड़ा भी नहीं गया, वो और छूट के भाग गया, किसी भी चीज़ के बारे में उसके बारे में पता नहीं कर पाए। तो फिर ये कहने लग गए कि अनजस्ट होना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो बढ़िया ट्रूथफुल है, जस्ट है, वो पकड़ा जाएगा अगर उसने गलती से भी कोई गलती कर दी तो, ठीक है। यू मे हैव हर्ड पीपल एक्सप्रेसिंग सिमिलर सेंटिमेंट्स इवन टुडे, और आज की डेट में भी आपने देखा होगा ऐसा कहते हैं, अरे बुरा होना ही बढ़िया है, कोई अच्छा बन के कुछ नहीं हो पाता है, या जस्टिस करके कोई अच्छा नहीं हो पाता है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। आज की डेट में भी ऐसे सेंटिमेंट्स हैं लोगों के। अगर हम सॉक्रेट्स की बात करें तो सॉक्रेट्स फिर रिमाइंड कराते हैं ये यंग पीपल को कि अगर सभी अनजस्ट होना चाहते हैं, अगर सभी को अन्याय ही अच्छा लग रहा है, अगर हर कोई रूल्स को मैनिपुलेट कर देगा अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, तो फिर कोई भी श्योर बेनिफिटिंग का मतलब नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस। लेकिन यहाँ पे कोई भी श्योर नहीं हो सकता है कि आप इनजस्टिस करेंगे तो आप बेनिफिट ही होंगे या आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कोई भी सिक्योर नहीं होगा, और फिर इस कारण से सभी लोग कहीं ना कहीं तक हार्म होंगे। हेंस हमारे अपने ही, इट इज़ इन आवर ओन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू ओबे द लॉज एंड बी जस्ट, इसलिए हमको हमारे ही इंटरेस्ट में देखते हुए लॉ को ओबे करना चाहिए और जस्ट होना चाहिए एंड बी जस्ट, ठीक है। सॉक्रेट्स ने यहाँ पे क्लियरिफाई किया कि हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी क्लियरली कि जस्टिस, व्हाट जस्टिस मीन्स, क्या होता है जस्टिस का मतलब, इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी जस्टिस। तो अब ये कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है जस्टिस, आपका कहना ये है कि क्यों है इम्पॉर्टेंट जस्टिस। तो इससे पहले तो आप ये समझिए कि जस्टिस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अगर आपको जस्टिस का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, एक तरीके से आप यही कहेंगे कि जस्टिस क्यों जरूरी है। तो पहले तो मीनिंग समझो कि जस्टिस क्या होता है, फिर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जस्टिस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने दुश्मनों को हार्म पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या फिर अपना ओन इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। अब ये ही नहीं है अगर सिर्फ जस्टिस का मतलब, तो क्या है, जस्टिस का मतलब है वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों का कल्याण, यही है जस्टिस, ठीक है। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर कंसर्न होता है अपने पेशेंट के लिए कि ये भैया जो बीमार आदमी मेरे सामने आया है, इलाज के लिए जो पेशेंट आया है, वो कहीं ना कहीं तक मेरे पास से जाए तो अच्छा ही होके जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेनिफिट क्या है, एक तो डॉक्टर को मिल रही है फीस, और नहीं भी मिल रही है, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी देखें, जो मरीज हैं वो दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर का क्या मेन इंपॉर्टेंट एम रहता है कि जो पेशेंट है वो अच्छा हो जाए, तभी तो उसके पास और पेशेंट आएंगे। अगर डॉक्टर ने एक कोई बीमार था और बीमार करके भेज दिया तो फिर कहाँ से पेशेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे भी समझ लो, या डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, सेवा देना चाह रहे हैं, तो इन सभी का क्या एम होता है, एम होता है कि वेलबींग ऑफ हिज हर पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स को अच्छे से रख सकें या उसको अच्छा कर सकें, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जस्ट रूलर की बात करें या फिर जस्ट गवर्नमेंट की बात करें तो इनको भी कंसर्न होना चाहिए किससे, वेलबींग ऑफ द पीपल से। इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द पीपल इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू। तो अब आप ये इस तरीके से कुछ सोच रहे होंगे कि फिर कैसे यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं, तो जो इंश्योर कर रहे हैं वेलबींग ऑफ द पीपल, इसमें इंक्लूड होना चाहिए हर एक पर्सन का, ईच पर्सन हिज ड्यू। जो आइडिया है दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स, ऐसा कौन सा आइडिया है जो जस्टिस इन्वॉल्व करता है, तो वो क्या है, हर एक पर्सन को उसका जो ड्यू है वो एक, ईच पर्सन हिज ड्यू कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज जस्टिस। देखो ऐसे समझो, द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। अगर इसको देखो ऐसे समझो कि हाउएवर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज ड्यू टू अ पर्सन हैज़ चेंज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेटो, बट ये कब से चेंज हो गया चीज़ें, टाइम ऑफ प्लेटो से। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग
जो ऑफ व्हाट इज जस्ट को लेके है, वो लिंक्ड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब कि आपकी क्या ड्यू है, आपके लिए क्या जिम्मेदारी, एक तरीके से आपका क्या वर्क है, इस चीज़ को समझना होगा एज अ ह्यूमन बीइंग। तो समझ में आया वो वाला पॉइंट कि इस बात की हम यहाँ पे बात करें। अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसोफर, यहाँ पे एक जर्मन फिलोसोफर हैं इमैनुअल कांत, इन्होंने क्या कहा है, ह्यूमन बीइंग्स पजेस डिग्निटी। कोई भी ह्यूमन बीइंग जो भी हैं वो क्या पजेस करते हैं, डिग्निटी। अगर सभी पर्सन्स को डिग्निटी ग्रांट कर दी जाए तो फिर डिग्निटी अगर दे दी गई है तो फिर उन पे ड्यू क्या होगा, व्हाट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम इज दैट कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है अपने टैलेंट्स को डेवलप करने की और परस्यू करने की चूजन गोल्स को। अब जस्टिस क्या रिक्वायर करता है, तो जस्टिस रिक्वायर करता है कि दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स। यहाँ पे हम ड्यू भी दें और इसी के साथ साथ इक्वल कंसिडरेशन हो सभी इंडिविजुअल्स की, जैसा कि हमने इक्वालिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो इक्वल्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे। कैसे? ब्रॉड एग्रीमेंट ऑल्दो यहाँ पे देखा गया है मॉडर्न सोसाइटी में इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल पीपल को लेके। तो ये सिर्फ सिंपल मैटर नहीं है कि ये डिसाइड करना कि कैसे हर एक पर्सन को उसका ड्यू दिया जाए। नंबर ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स एक साथ रखे जाते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड किया जाता है चीज़ों को इन दिस रिगार्ड। सबसे पहला तो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, जो इक्वल हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करना। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर किया गया कि सारे इंडिविजुअल्स शेयर करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर वो इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। कुछ अगर हम इम्पॉर्टेंट राइट्स की बात करें जो कि ग्रांट किए गए हैं मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज में आज के टाइम में, तो इसमें हम देखते हैं सिविल राइट्स, जैसे कि राइट ऑफ लाइफ दिया गया है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है। पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट टू वोट दिया गया है। ये क्या करता है, इनेबल करता है लोगों को पार्टिसिपेट करने में पॉलिटिकल प्रोसेस में, अगर राइट टू वोट की अगर हम बात करें। और कुछ सोशल राइट ऐसे हैं जो राइट देते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करना अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज के साथ। तो इस तरीके से सोसाइटी में भी राइट्स दिए गए हैं। इक्वल राइट्स के अलावा अगर हम बात करें तो जो एक और प्रिंसिपल है ट्रीटिंग इक्वल, ये भी ज़रूरी है कि पीपल डिस्क्रिमिनेट ना हो अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर। ठीक है, यहाँ पे उनके वर्क के बेसिस पे उन्हें जज किया जाए, ना कि इन ग्राउंड्स पे और एक्शंस को जज किया जाए, ना कि और बेसिस क्या ना हो एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग। देयरफॉर अगर दो पर्सन हैं डिफरेंट कास्ट से तो वो सेम काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म करेंगे, वेदर इट बी ब्रेकिंग स्टोन्स, या तो स्टोन तोड़ने का काम हो या कुछ एमएनसीज में इस तरीके के वर्क हो, और अगर पिज़्ज़ा डिलीवरिंग होती है तो ये सब रिसीव करें सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। यहाँ पे बात ये कही गई है, अगर पर्सन को 100 रुपीज़ मिलते हैं कुछ वर्क के लिए और अनदर पर्सन अगर 75 रुपीज़ लेता है सेम वर्क के लिए, लेता क्या है, उसे मिलते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कास्ट से हैं, तो ये अनफेयर और अनजस्ट होगा। ठीक है, अगर मेल टीचर स्कूल में मेल टीचर को हायर सैलरी मिल रही है और फीमेल टीचर को नहीं मिल रही है क्योंकि जेंडर बेसिस पे, तो ये भी अनजस्टिफाइबल और रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऐसे समझो कि ये तो खुश हो जाएंगे कि इन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, बट अगर फीमेल टीचर को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है सेम वर्क के लिए तो कहीं ना खुश होंगे। ठीक है, वहीं कास्ट बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एक को मिल रहा है 100 और एक को मिल रहा है 75, तो ये इनके लिए तो ठीक है, लेकिन ये इनके लिए ठीक नहीं है, मतलब कि ये अनजस्ट है। क्लियर हुआ? अब प्रोपोर्शनेट जस्टिस की हम बात करते हैं। ठीक है, हाउएवर इक्वल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस नहीं है। अगर हम कहें कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट सबको दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करना अनजस्ट हो जाएगा। अगर आपने इक्वालिटी का चैप्टर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तो इक्वालिटी के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हमने काफ़ी सारे वहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके थ्रू ये सब कुछ समझा है। हाउ फॉर इंस्टेंस वुड यू रिएक्ट, आप कैसे
इंस्टेंस अगर हम बात करें, रिएक्ट करेंगे, अगर ये डिसाइड किया गया आपके स्कूल में कि जितने भी बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें इक्वल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो सभी सेम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? मान लो आपके एक दोस्त हैं, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं और उनको भी उतने ही मार्क्स मिले जितने आपको बहुत देर तक, बहुत घंटों तक पढ़ने के बाद मार्क्स मिले। क्या आपको सही लगेगा? क्या होगा फिर? ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना छोड़ देंगे, बोलेंगे ठीक है पढ़ें या ना पढ़ें, मार्क्स तो सभी को मिल रहे हैं। तो फिर ऐसा क्वेश्चन मार्क आपके भी माइंड में आएगा कि क्या करूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं। फिर आप सोचोगे जाने दो, मार्क्स तो मिल रहे हैं, क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोचे तो क्या आपको लग रहा है? ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ज़्यादा फेयर होगा कि अगर स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाए, इफ़ स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड मार्क्स क्वालिटी ऑफ देयर आंसर पेपर्स के बेसिस पे और पॉसिबली जो डिग्री ऑफ एफर्ट उन्होंने लगाए हैं दे पुट इन अदर वर्ड्स एवरीबडी, अगर हम जो सभी व्यक्ति को प्रोवाइडेड एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम बेस लाइन ऑफ इक्वल राइट्स, तो ऐसे केसेस में जस्टिस वुड मीन, यहाँ पे जस्टिस का मतलब क्या हो जाएगा? पीपल को रिवॉर्ड करेंगे इन प्रपोर्शन उनकी स्केल और क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट के बेसिस में। तो ये होता है प्रपोर्शनेट जस्टिस। बहुत से लोग एग्री करेंगे कि ऑल्दो पीपल शुड गेट द सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम वर्क, तो ये फेयर और जस्ट होगा। different kind of work differently if we take into account factors such as effort required, skills required, the possible dangers involved in that work and so on. बहुत से पीपल एग्री ये कर रहे हैं कि पीपल को सेम रिवॉर्ड अगर सेम वर्क के लिए मिल रहा है, यहाँ पे फेयर और जस्ट ये होगा कि डिफरेंट काइंड के वर्क के बेसिस पे डिफरेंटली रिवॉर्ड किया जाए और बेसिस क्या हो? जो कि एफर्ट रिक्वायर्ड थे, द स्किल्स रिक्वायर्ड, द पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व इन दैट वर्क एंड सो ऑन। अगर हम इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सर्टन काइंड्स ऑफ वर्कर्स हैं सोसाइटी में, इन्हें वेज नहीं दिया जाता है। ठीक है, आर नॉट पेड अ वेज विच टेक्स सच फैक्टर्स सफिशिएंटली इनटू एन अकाउंट। और इन सारे फैक्टर्स को फिर हम देखते हैं। अगर हम बात करें माइनर्स की, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की, या फिर पीपल की जो समटाइम्स डेंजरस में है बट सोशली यूजफुल प्रोफेशंस की हम बात करें, लाइक पुलिसमैन है, तो इन्हें भी मे नॉट ऑलवेज गेट अ रिवॉर्ड विच इज़ जस्ट, इन्हें हमेशा रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे टू व्हाट सम अदर्स इन सोसाइटी में बी अर्निंग। ठीक है, जस्टिस इन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट है इसका बैलेंस्ड होना ज़रूरी है विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली। अब रिकॉग्निशन ऑफ सोशल नीड्स की, स्पेशल नीड्स की हम बात करते हैं। जो थर्ड प्रिंसिपल है जस्टिस का जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो ये है कि सोसाइटी टू टेक इनटू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज़। मतलब सोसाइटी क्या करे, जब ड्यूटीज़ या रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस टाइम पे स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल को ध्यान में रखे। इसे कंसिडर्ड किया जाएगा कि अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। बेसिक स्टेटस और राइट्स के टर्म में अगर हम बात करें तो जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जस्टिस ये रिक्वायर करते हैं कि पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाए। बट इवन जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के बीच में और रिवॉर्ड करते हैं प्रोपोर्शनेटली उनके एफर्ट्स को देख के, ये इनफ नहीं होगा ये इंश्योर करने के लिए कि जो लोग हैं वो इक्वालिटी इंजॉय करते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ इन सोसाइटी में, नॉर दैट द सोसाइटी एज अ होल इज जस्ट। इस बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो पूरी तरीके से जस्ट है। अगर हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल देखें ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ द स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल, ये डज नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट से, जितना मतलब होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली है ये इम्प्लाई करता है कि जो लोग इक्वल नहीं है सर्टन इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स में इन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। देखो ऐसे समझो जो लोग हैं, ऐसे पीपल जो स्पेशल नीड्स चाहते हैं या फिर डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, तो इन्हें अनइक्वल कंसिडर्ड किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में और स्पेशल हेल्प डिजर्व करेंगे। ठीक है, बट
हमेशा ये इजी नहीं रहेगा कि टू गेट एग्रीमेंट रिगार्डिंग विच इनइक्वालिटीज ऑफ पीपल, कौन सी ऐसी इनइक्वालिटीज होंगी पीपल की जिन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत है या फिर स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है। अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की बात करें या एज की बात करें या फिर लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर की बात करें, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत सी कंट्रीज़ में। यहाँ पे ये भी बिलीव किया गया है कि अगर जितने भी लोग हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आर ट्रीटेड इक्वली इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इन्हें ऑल रिस्पेक्ट्स में इक्वल ट्रीट किया जाता है उनके साथ जिन जो डिप्राइव्ड हैं इवन द बेसिक मिनिमम नीड्स के लिए, हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए। और फिर इस तरीके से अनइक्वल सोसाइटी दिखती है, ना कि इगेलिटेरियन या फिर जस्ट वन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से ऐसे समझो कि एक पूरा सर्कल है, बट इनमें सभी लोगों को ये डिफरेंट तो है, बट ट्रीट कैसे किया जा रहा है? सेम ट्रीट किया जा रहा है। फिर ये अनइक्वल सोसाइटी कहीं ना कहीं तक दिखती है। अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो गुड एजुकेशन या हेल्थ केयर कहीं ना कहीं तक बहुत कम है, लैकिंग है लोग इस चीज़ के लिए। और अदर सच फैसिलिटी ऑफन देखा जाता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर ग्राउंड्स ऑफ कास्ट के बेसिस पे कंबाइन कर दी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? रिजर्वेशन अलाउ करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब्स में, कोटाज में एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोगों को जो कि बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स से। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है, अवर डिस्कशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट फाइंड करती है हार्मोनाइज करना 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो हमने डिस्कस किए। सबसे पहले जैसे कि अगर देखें, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, recognition of different efforts and skills while determining rewards and burdens, and provision of minimum standard of living and equal opportunities to the needy। अगर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट हम परस्यू करते हैं तो कभी कभी हम ये देखते हैं ये गिवन ड्यू रिवॉर्ड टू मेरिट के अगेंस्ट में चलता है। जैसा कि हमने देखा कि स्किल बेसिस पे दीजिए आप अवार्ड, वर्क बेसिस पे, बट अगर इक्वल दे देते हैं तो ये कहीं ना कहीं might itself sometime work against giving due reward to merit। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अगर रिवॉर्ड्स को हम एम्फेसाइज करते हैं मेरिट बेसिस पे एज द मेन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं वो डिसएडवांटेज पे रहेंगे। अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे किसे, जैसे जो बैकवर्ड क्लासेस में हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वुमेन हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है, और अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी देखें कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जो होंगे वो डिसएडवांटेज होंगे मैनी एरियाज़ में, क्योंकि उन्हें एक्सेस ही नहीं मिल पाएगा फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे गुड नरिशमेंट और एजुकेशन है। जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं कंट्री में, ये डिफरेंट पॉलिसीज़ को फेवर करते हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है कि ये कौन सी पॉलिसीज़ को फेवर करेंगे, कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल कर रहा है तो उसका प्रिंसिपल अलग होगा, जो कुछ एक्सेप्शंस बोल रहे हैं तो उनके प्रिंसिपल्स कुछ और होंगे। और इसी बेसिस पे हम देखें तो फिर ये फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो है, इट देन बिकम्स अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कि ये हार्मोनाइज करे डिफरेंट प्रिंसिपल्स को जस्ट सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए। अब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसे समझने के लिए देखो, सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए सोसाइटी में गवर्नमेंट क्या करती है, और ज़्यादा चीज़ें करती हैं देन जस्ट, और इंश्योर करती है कि जो लॉ और पॉलिसीज़ हैं ये इंडिविजुअल्स को ट्रीट करे फेयर मैनर में। ठीक है, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो ये भी कंसर्न है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से, चाहे ये नेशंस के बीच में हो या फिर डिफरेंट ग्रुप्स के या फिर इंडिविजुअल के बीच में विद इन अ सोसाइटी, बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, अब मान लो कोई सीरियस इकोनॉमिक या फिर सोशल इनइक्वालिटीज आ जाती हैं सोसाइटी में, तो फिर यहाँ क्या ज़रूरी हो जाता है, ये ट्राई करना और रीडिस्ट्रीब्यूट करना कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी को, एंड प्रोवाइड करना एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन्स। देयरफॉर अगर हम कंट्री की बात करें तो सोशल जस्टिस की ज़रूरत है, ये रिक्वायर करता है सिर्फ यही नहीं कि लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज ऑफ द सोसाइटी, बट
ऑल्सो दे इंजॉय सम बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि लॉ और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग तो लोगों को इक्वली ट्रीट किया ही जा रहा है, लेकिन सोशल जस्टिस यही रिक्वायर नहीं करता है, ये भी रिक्वायर करता है कि सोसाइटी में जो बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी ये इंजॉय करें। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि दिस इज सीन एज नेसेसरी फॉर ईच पर्सन टू बी एबल टू परस्यू हिज और ऑब्जेक्टिव्स और एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। हमारी कंट्री की अगर हम बात करें फॉर इंस्टेंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आप लोग बताइए क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? अबॉलिश करता है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को। और उसका रीज़न क्या है? अगर आ जाए क्वेश्चन कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी क्यों अबॉलिश की जा रही है, तो टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी और इंश्योर करें that people belonging to lower caste have access to temples, jobs and basic necessities like water। तो अब abolish of untouchability जो किया है इसके बारे में ये कह रहे हैं कि क्यों है, तो इसके थ्रू ये सोशल इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ऐसे लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो मंदिर जा सकें, जॉब मिल सके, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ मिल सके जैसे कि वाटर। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एबॉलिश की। जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने भी कुछ मेजर्स लिए हैं रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को, जैसे कि लैंड इन अ मोर फेयर मैनर बाय इंस्टीट्यूटिंग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू इन्होंने क्या किया है, लैंड को और ज़्यादा फेयर मैनर में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करने के काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए हैं। जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं कुछ मैटर्स पे, जैसे वेदर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, और कैसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे इंश्योर करें इक्वल एक्सेस एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, ये अराउज करता है फियर्स पैशंस इन सोसाइटी और इवन प्रोवोक करता है वायलेंस को। ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं फ्यूचर ऑफ देमसेल्व्स, अपने फ्यूचर को और फैमिली को, ये भी कहीं ना कहीं तक क्या हो जाते हैं, एट स्टेक। हमने यहाँ पे सिर्फ वी हैव ओनली टू रिमाइंड अवरसेल्व्स अबाउट द एंगर एंड इवन वायलेंस जो कभी कभी रोज होता है, प्रपोजल्स टू रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इन अवर कंट्री। अगर जैसे कि आप स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल थ्योरी के या पॉलिटिकल साइंस के, एज ए स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हमें एबल होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कामली एग्जामिन करें हम इन इश्यूज़ को जो इन्वॉल्व हैं टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को लेके। क्या स्कीम्स, आप ये बताओ, जो स्कीम्स आती हैं वो हेल्प करेंगे डिसएडवांटेज को, कैन स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज्ड बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर हम थ्योरी ऑफ जस्टिस के टर्म में देखें तो जो स्कीम्स हैं क्या वो हेल्प करेंगी जो डिसएडवांटेज लोग हैं वो जस्टिफाइड हो सकें। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक तरीके से बाय द वेल नोन पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन रॉल्स ने रखी है। रॉल्स यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि indeed be a rational justification for acknowledging the need to provide help to the least privileged members of society, है ना। there could indeed be a rational justification हो सकता है एक तरीके से, क्या acknowledge करने के लिए, जो need है to provide help to the least privileged members of a society के। अगर लोगों से ये पूछा जाए, ये कहा जाए कि काइंड ऑफ सोसाइटी, कैसी काइंड ऑफ सोसाइटी, किस टाइप की वो सोसाइटी चूज़ करेंगे जिसमें वो रहना चाहते हैं, तो वो मेनली कौन सी चूज़ करेंगे, जिसमें रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के उन्हें अलॉट करें प्रिविलेज्ड पोजीशन। अब जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हम पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे देखो, हम सभी से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट साइड में रखें और सोसाइटी के अच्छे के लिए सोचें। आप लोग खुद बताइए, ऐसे ही कहते होंगे कि समाज के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोच लो, और कुछ ऐसे कहते हैं कि अपने बारे में मत सोचो, समाज के बारे में सोचो। तो हम सबसे एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि सब अपना पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के सोसाइटी के भले के बारे में सोचेंगे, स्पेशली अगर वो बिलीव करते हैं कि इनका डिसीजन से इम्पैक्ट होगा
उस पे जिस तरीके की ये लाइफ जी रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके चिल्ड्रन को मिल रही है जो कि फ्यूचर में भी मिलेगी, एंड अपॉर्चुनिटीज़ देयर चिल्ड्रन विल हैव इन द फ्यूचर। इस टाइम पे तो बिल्कुल भी स्पेशली अगर ये ऐसा डिसीज़न पे ऐसा मान रहे हैं, ऐसे समझो कि जो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब इक्वल हो, स्पेशली उस केस में जब उन्हें ये पता है कि जो भी डिसीजन होगा वो हमारी काइंड ऑफ लाइफ को भी इम्पेक्ट करेगा और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है फ्यूचर में उन्हें भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, या इम्पैक्ट करेगा। इंडीड हम ऑफन एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से कि वो मतलब सोचें या फिर सपोर्ट करें कि क्या उनके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे जो हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडीड हम ऑफन एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से कि वो इस तरीके की सोच रखें या सपोर्ट करें जो कि बेस्ट हो उनके चिल्ड्रन के लिए। बट जो ऐसे पर्सपेक्टिव हैं ये बेसिस नहीं बनाते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर अ सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो फिर हम कैसे डिसीजन पे पहुंचेंगे कि दैट वुड बी बोथ, जो फेयर भी हो और जस्ट भी हो। क्वेश्चन ये आता है, जॉन रॉल्स ने ट्राई किए हैं इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो देखते हैं जॉन रॉल्स क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो एकमात्र तरीका है जिसके थ्रू हम फेयर और जस्ट रूल पे जा सकते हैं वो ये है कि अगर हम अपने आप को इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन में, ठीक है, एक सिचुएशन में आप लोग रखिए अपने आप को। जॉन रॉल्स ये कह रहे हैं जिसमें हमें डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या लेना है कि कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हो, ऑल्दो यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सी पोजीशन हम ऑक्यूपाई करेंगे उस सोसाइटी में। तो अब अगर हम ऐसा सोचें, दैट इज वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वुड बी बॉर्न इन, और हमें पता मतलब एक तरीके से हमें नहीं पता है कि कौन से काइंड ऑफ फैमिली में हम जन्म लेंगे। हम अपर कास्ट में जाएंगे या लोअर कास्ट फैमिली में, रिच या पुअर, प्रिविलेज्ड या डिसएडवांटेज्ड। रॉल्स यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि अब हमें पता ही नहीं है कुछ भी चीज़, तो फिर कौन मतलब हु वी विल बी, हम कौन होंगे, एंड कौन से ऑप्शंस हम मतलब अवेलेबल होंगे हमारे लिए फ्यूचर सोसाइटी में। We will be likely to support a decision about the rules and organization of that future society which would be fair for all the members। तो हम क्या करेंगे, वो डिसीजन लेना चाहेंगे अपने आप को इस कंडीशन में रखते हुए, सिचुएशन में रखते हुए जिसमें सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी हो, रूल्स हो वहाँ पे फ्यूचर सोसाइटी के जो कि सभी मेंबर्स के लिए फेयर हो, ठीक है। रॉल्स यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं थिंकिंग अंडर अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। हमें कुछ नहीं पता है, आप लोग एज अ पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट हैं, आप इस सिचुएशन में हैं, तो आप यही चाहेंगे जो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सभी का इंटरेस्ट हो, एक तरीके से सभी का वेलफेयर हो, सब बेनिफिटेड हो और कोई भी चूक ना जाए किसी भी फैसिलिटी से। इसे जॉन रॉल्स ने क्या कहा है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कंप्लीट इग्नोरेंस, इन सच अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस, हमारी पॉसिबल पोजीशंस क्या होंगे, स्टेटस क्या होंगे इन सोसाइटी में, तो हर एक व्यक्ति डिसाइड करेगा किस तरीके से जनरली जो डिसीजंस लेते हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, ठीक है। कोई भी यही चाहेगा कि हम अपर कास्ट में जाएं, हम रिच हों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैसिलिटीज़ इन्हें मिल रही हैं, प्रिविलेजेस इन्हें मिल रहे हैं, ठीक है। और हमें जब ये पता ही नहीं है कि हम कौन सी पोजीशन में होंगे, तब तो हम यही चाहेंगे ना कि नहीं यार हम जाना यहाँ चाहते हैं या डिसीजन उस फेवर में लेंगे। बट सिंस किसी को ये नहीं पता है कि वो अपर कास्ट में होगा, लोअर कास्ट में होगा, पुअर होगा, रिच होगा, एंड व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट हिम, और इसे कौन सी चीज़ बेनिफिट करेगी, तो हर एक व्यक्ति एनविसेज करेगा फ्यूचर सोसाइटी को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्स्ट ऑफ। तो ये क्लियर हो जाएगा पर्सन को हु कैन रीजन एंड थिंक फॉर हिमसेल्फ, दैट दोज जो प्रिविलेज क्लास में होंगे, हु आर बॉर्न प्रिविलेज्ड, ये एंजॉय करेंगे सर्टन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ को। बट अगर मिसफॉर्च्यून ऑफ बीइंग वो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जन्म ले लेते हैं जहाँ पे बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर क्या होगा, फिर क्वेश्चन फिर अराइज होता है। तो यहाँ पे ये हर एक व्यक्ति का सेंस बनाता है कि वो अपने इंटरेस्ट में वर्क करेगा और सोचेगा क्या, एंड ट्राई टू थिंक ऑफ रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योर करेंगे रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ टू दी वीकर सेक्शंस को भी।
जो अटेम्प्ट है विल बी टू सी दैट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे एजुकेशन है, हेल्थ, शेल्टर एक्सेट्रा, ये सभी लोगों को अवेलेबल हो, इवन अगर वो अपर क्लास का पार्ट नहीं है तब भी। ऑफ कोर्स ये इजी नहीं है कुछ आइडेंटिटीज को इरेज करना और इमेजिन करना एक व्यक्ति को अंडर अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इफ इट इज ऑफ कोर्स नॉट इजी टू इरेज आवर आइडेंटिटीज, नॉट ईजी नहीं है हमारी आइडेंटिटीज को इरेज करना और इमेजिन करना अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस में, तो ऐसे इमेजिन करना इतना ईजी नहीं है। बट देन ये इक्वली डिफ़िकल्ट है बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो सेल्फ सेक्रीफाइजिंग होंगे, टू बी सेल्फ सेक्रीफाइजिंग, और अपने गुड फॉर्च्यून को स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर कर सकें, फॉर्च्यून विद स्ट्रेंजर्स। दैट इज़ वाई हम हैबिचुअली एसोसिएट करते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस विथ हीरोइज्म। अगर आपने अपने घर में ही किसी के लिए इतना सा भी त्याग कर दिया तो आप अपने आप को हीरो समझने लगते हैं, मैंने त्याग किया है भैया तुम्हारे लिए। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि फिर कोई भी व्यक्ति जो उसके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो दूसरे स्ट्रेंजर को कैसे दे सकता है अपना त्याग करके। तो ऐसे ह्यूमन फेलिंग्स और लिमिटेशंस जो हम देखते हैं, हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क रिक्वायर करें जिसमें मतलब ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस कुछ भी ना हो। जो मेरिट है व्हील ऑफ इग्नोरेंस का वो ये है, द मेरिट ऑफ द व्हील ऑफ इग्नोरेंस पोजीशन इज दैट, ये एक्सपेक्ट करता है लोगों से कि वो जस्ट रहें यूजुअल रैशनल सेल्फ्स में, और फिर यहाँ पे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने लिए और चूज़ करें व्हाट दे रिगार्ड टू बी इन देयर इंटरेस्ट। जो द पर्टिनेंट थिंग हाउएवर इज दैट, जब वो चूज़ करते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस में रह के, तो ये देखते हैं कि ये इनके इंटरेस्ट में है कि नहीं है, टू थिंक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द वर्स्ट ऑफ। अब अगर आपको इमेजिन व्हील ऑफ इग्नोरेंस पहना दिया जाता है तो ये सबसे पहली स्टेप होती है उस सिस्टम पे पहुंचने की जिसमें फेयर लॉज और पॉलिसीज़ हों। यहाँ पे ये एविडेंट है कि जो रैशनल पर्सन्स होंगे वो सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे विथ थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्स्ट ऑफ, और यहाँ पे ये और फिर ट्राई भी करेंगे इंश्योर करने के लिए कि जो पॉलिसीज़ हैं जो फ्रेम हो रही हैं वो सोसाइटी के फ्रेमिंग में ही हो एज अ होल। दोनों ही चीज़ें एक साथ जाती हैं। किसी को भी ये नहीं पता है कि वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, अमीर घर में पैदा होंगे या गरीब घर में, अपर क्लास में पैदा होंगे या लोअर क्लास में, ठीक है, और कैसी पोजीशन वो एक्वायर करने वाले हैं फ्यूचर में। तो हर एक व्यक्ति ऐसे रूल्स सीख करेगा जो उन्हें प्रोटेक्ट करे इस केस में जिसमें वो जन्म लेने वाले हैं, ठीक है, अमंग दी वर्स्ट ऑफ। अब देखो, बट यहाँ पे ये एक सेंस बनाता है कि अगर ये यहाँ पे ये भी ट्राई कर रहे हैं कि जो उनकी चूजन पॉलिसी है डज नॉट ऑल्सो मेक दोज हु आर बेटर ऑफ वीकर, because it is also possible that they could be born into a privileged position in the future society. Therefore यहाँ पे इंटरेस्ट में होना चाहिए सभी सोसाइटी के एज अ होल जो बेनिफिट करे, हु शुड बेनिफिट फ्रॉम द रूल्स, कौन बेनिफिट हो रूल्स और पॉलिसीज से जो डिसाइड की गई हैं, ना कि कोई एक जस्ट और पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। ऐसी फेयरनेस अगर रहेगी तो ये आउटकम होगा रैशनल एक्शन का, नॉट बेनिवोलेंस और जेनरोसिटी। रॉल्स यहाँ पे इसलिए आर्ग्यू करते हैं कि जो रैशनल थिंकिंग है, नॉट मोरालिटी, कुड लीड अस टू, ये हमें लीड कर सकती है फेयर और इम्पार्शियली जज करने के लिए रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बेनिफिट्स और बर्डन्स ऑफ अ सोसाइटी। इनके एग्जाम्पल में कोई भी गोल और नॉर्म्स ऑफ मॉरलिटी ऐसे नहीं हैं जो एडवांस में दिए गए हों, एंड वी रिमेन टू फ्री टू डिटरमाइन व्हाट इज़ बेस्ट फॉर आवर सेल्स। इट इज़ दिस बिलीव्स जो रॉल्स को, मतलब रॉल्स की थ्योरी को एक इम्पॉर्टेंट बनाता है, विच मेक्स रॉल्स थ्योरी एन इम्पॉर्टेंट और कंपेलिंग वे टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। अब हम आते हैं परसुइंग सोशल जस्टिस पर, ठीक है। अगर सोसाइटी में डीप और परसिस्टेंट डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं, किनके बीच में, जो ग्रेटर वेल्थ और प्रॉपर्टी एंजॉय करते हैं और पावर जो जाती है ओनरशिप के साथ, और दूसरे व्यक्ति वो जो एक्सक्लूडेड हैं और डिप्राइव्ड हैं, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं तक लैकिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं जो वो इंजॉय करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी में,
जस्टिस एब्सोल्यूट इक्वालिटी बिल्कुल रिक्वायर नहीं करता है, और सेमनेस इन द विच पीपल लिव, मतलब एकदम इक्वल, एब्सोल्यूट इक्वालिटी भी और सेमनेस दोनों चीज़ों को डिनाई करता है कहीं ना कहीं तक। बट सोसाइटी और ज़्यादा कंसिडर्ड होगी, बट अ सोसाइटी वुड बी कंसिडर्ड अनजस्ट कब, जब डिफरेंसेस आएंगे रिच और पुअर के बीच में, वो इतने ज़्यादा होंगे जिसमें हम ये देखेंगे दैट सीम टू बी लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑल टुगेदर, एंड इफ रिलेटिवली डिप्राइव्ड के पास कोई चांस ही नहीं होगा कि वो इम्प्रूव कर सके अपनी कंडीशन को, हाउएवर हार्ड दे मे वर्क, और जितना भी वो हार्ड वर्क करें, बट स्टिल अगर ऐसा नहीं देखा जाएगा तो इस कंडीशन में सोसाइटी अनजस्ट कंसिडर्ड करेंगे। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो जस्ट सोसाइटी है वो प्रोवाइड करती है लोगों को बेसिक मिनिमम कंडीशंस, ताकि वो अच्छे से रह सकें, हेल्दी लाइफ रह सकें, सिक्योर कर सकें लाइफ को और डेवलप करें अपने टैलेंट्स को, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों ताकि वो परस्यू कर सकें चूजन गोल्स को इन सोसाइटी। ठीक है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेसिक मिनिमम कंडीशंस कौन सी होंगी लाइफ के लिए जो लोगों को ज़रूरी है। अब आपके लिए हो सकता है कि बेसिक कंडीशंस कुछ और हो, नेसेसिटीज़ कुछ और हो, और किसी व्यक्ति के लिए कुछ और हो सकता है आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बेसिक पढ़ाई तो आपके लिए चली रही है, बट आपके लिए यहाँ बेसिक क्या होगा कि यार मुझे और अच्छा पढ़ना है, या मुझे कोचिंग्स में पढ़ना है, या मुझे ऑनलाइन पढ़ना है। बट वहीं अगर हम एक ऐसे बच्चे को देखें जो लोअर कास्ट से है या जो पुअर फैमिली से है, उसकी बेसिक नीड क्या हो जाएगी कि मेरे को तो पढ़ने को ही मिल जाए वही बहुत है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि बेसिक मिनिमम कंडीशंस कैसी होंगी लाइफ के लिए जो कि लोगों को ज़रूरी है, नीडेड बाय पीपल। वेरियस मेथड्स होती हैं जिस बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, और ये डिफरेंट गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मेथड्स बताई हैं, लाइक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का अपना बेसिक नीड्स का कैलकुलेशन है जिस बेसिस पे इसने बताई हैं सारी चीज़ें। बट जनरल अगर हम देखें तो ये एग्री करते हैं कि जो बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट ज़रूरी है वो क्या है, आप स्वस्थ रहिए, आपके पास घर हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा हो, और मिनिमम वेज मिले। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज बेसिक कंडीशंस का। लोगों को जब बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड, तो ये कंसिडर्ड किया जाता है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि आप बेसिक नीड प्रोवाइड करिए। हाउएवर ऐसी बेसिक कंडीशंस जब प्रोवाइड करते हैं लाइफ टू ऑल सिटीजन्स, ये हैवी बर्डन लेके आते हैं गवर्नमेंट पे, पर्टिकुलरली इन कंट्री लाइक इंडिया जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल रहते हैं। इवन अगर हम एग्री करते हैं कि जो स्टेट्स हैं ये ट्राई करें, हेल्प करें डिसएडवांटेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को ताकि सम डिग्री ऑफ इक्वालिटी एंजॉय कर सकें अदर्स के साथ, डिसएग्रीमेंट्स अभी भी अराइज होते हैं बेस्ट मेथड ऑफ अचीविंग दिस गोल को लेके कि ठीक है आप बेसिक नीड तो दे रहे हैं लेकिन मेथड कैसी है आपकी, इस बात पे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। डिबेट करेंटली चल रहा है हमारी सोसाइटी में एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कि जो हम एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं ओपन कंपटीशन थ्रू फ्री मार्केट्स वुड बी द बेस्ट वे ऑफ हेल्पिंग द डिसएडवांटेज विदाउट हार्मिंग द बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। यहाँ पे एक तरीके से डिबेट चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में कि अगर हम देखें अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है कि क्या ओपन कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए फ्री मार्केट्स के थ्रू, क्या ये बेस्ट वे होगा डिसएडवांटेज्ड को हेल्प करने के लिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम बेटर ऑफ मेंबर्स को हार्म ना करें जो कि सोसाइटी में है, या फिर गवर्नमेंट ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि ये बेसिक मिनिमम प्रोवाइड करेगी पुअर को जब भी नेसेसरी होगा, इवन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू भी। हमारी कंट्री में ये डिफ़िकल्ट अप्रोचेस सपोर्ट की जाती हैं, आर बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के थ्रू ये सपोर्ट की जाती हैं जो डिबेट करते हैं रिलेटिव मैटर्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स को लेके, जो हेल्प कर रहे हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को, जैसे कि सच एज रूरल या फिर अर्बन पुअर। ऐसे समझो ऐसी सारी डिफरेंट स्कीम्स जो कि हेल्प करती हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को, जैसे कि अगर रूरल या अर्बन पुअर हैं
तो हमेशा ये देखा गया है कि ये अप्रोचेस सपोर्ट की जाती है डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के थ्रू जो डिबेट करते हैं रिलेटिव मैटर्स पर, इन सारी स्कीम्स पे। हम ब्रीफली एग्जामिन करेंगे इस डिबेट को। एक जस्ट सोसाइटी क्या होगी? वो ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें असेंडिंग सेंस होगा रिवरेंस का, ठीक है, और डिसेंडिंग सेंस होगा कंटेम्प्ट का, जो कि डिसॉल्व होगा, इज डिसॉल्व इनटू द क्रिएशन ऑफ अ कंपैशनेट सोसाइटी। ये बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा है। अब फ्री मेकर्स वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन की बात समझो। जो फ्री मार्केट्स, फ्री मेकर्स नहीं, फ्री मार्केट्स वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। जो फ्री मार्केट्स के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, ये मेंटेन करते हैं एज फार एज पॉसिबल कि इंडिविजुअल्स फ्री रहें अपनी प्रॉपर्टी को ओन करने में और कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स में एंटर करने के लिए, बिना किसी प्राइजेस या वेजेस एंड, मतलब कि इसी के साथ साथ विद अदर रिगार्डिंग प्राइजेस एंड वेजेस एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। ये फ्री हो रहना चाहते हैं कि ये फ्री रहें कॉम्पीट करने के साथ एक दूसरे के साथ, ताकि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट अचीव कर सकें, ठीक है। तो जो फ्री मार्केट्स के सपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे? ये कैसा मेंटेन करना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल फ्री रहें प्रॉपर्टी ऑन करने के लिए, एंटर हो कॉन्ट्रैक्ट्स में और एग्रीमेंट्स हो किसी और के साथ जिसमें प्राइस, वेजेस और प्रॉफिट्स रिगार्डिंग, ठीक है। अब अगर इसी के बेसिस पे हम देखें, और ये क्या चाह रहे हैं, ये फ्री रहें कॉम्पीट करने के साथ एक दूसरे के लिए, ताकि गेन कर सकें, टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। ये सिंपल डिस्क्रिप्शन होता है फ्री मार्केट का। जो सपोर्टर्स होते हैं फ्री मार्केट के, वो ये बिलीव करते हैं कि अगर मार्केट लेफ्ट छोड़ दिया जाए फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस में, तो जो लेफ्ट फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, जो सम ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होगा, ये इंश्योर करे ओवरऑल अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड ड्यूटीज इन सोसाइटी। जो मेरिट और टैलेंट के साथ हैं, दोज विथ मेरिट एंड टैलेंट, ये रिवॉर्ड किए जाएं अकॉर्डिंगली, वाइल इनकॉम्पिटेंट को लेसर रिवॉर्ड मिले। ये मेंटेन करें कि जो कुछ भी आउटकम होगा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जस्ट हो। हाउएवर सभी फ्री मार्केट सपोर्टर्स आज की डेट में सपोर्ट नहीं करते हैं एब्सोल्युटली अनरेगुलेटेड मार्केट्स को। बहुत से अब चाहते हैं कि एक्सेप्ट करें कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को, जैसे कि स्टेट स्टेप ऑन करे कि इंश्योर हो सके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी लोगों को, ताकि ये एबल हों कॉम्पीट करने में ऑन इक्वल टर्म्स पर। बट यहाँ पे ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो मोस्ट एफिशिएंट वे है ऑफ प्रोवाइडिंग पीपल विद बेसिक सर्विसेज, ये अलाउ करेगा मार्केट को, माइट बी टू अलाउ मार्केट्स इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सच सर्विसेज टू डेवलप। इन अदर वर्ड्स, प्राइवेट एजेंसीज को एनकरेज किया जाए कि ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें, वाइल स्टेट पॉलिसीज ट्राई करें लोगों को एम्पावर करना, ताकि ये सर्विसेज को बाय कर सकें, ठीक है। इट माइट ऑल्सो भी नेसेसरी, स्टेट के लिए एक चीज़ और नेसेसरी होगा कि ये स्पेशल हेल्प दे ओल्ड को और सिक को, जो कॉम्पीट नहीं कर सकते, हु कैन नॉट कॉम्पीट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम रोल देखें स्टेट का, तो वो क्या होगा? सिर्फ मेंटेन करना फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, ताकि इंश्योर कर सके कॉम्पिटिशंस किसके बीच में? इंडिविजुअल रिमेन्स फ्री ऑफ कोअर्शन, इंश्योर दैट कॉम्पिटिशन जो इंडिविजुअल्स के बीच में है वो एक तरीके से कोअर्शन फ्री हो और अदर ऑब्स्टिकल से भी फ्री हो। ये मेंटेन करते हैं कि जो फ्री मार्केट है ये बेसिस होगा किसी भी फेयर या जस्ट सोसाइटी का। इसलिए द मार्केट, इट इज सेड, डज नॉट केयर अबाउट द मार्केट, इस तरीके से हो या ऐसा रहता है जो केयर ना करे कास्ट या रिलीजन किसी की पर्सन की, और ये यहाँ पे ये भी नहीं देखता कि आप मैन हैं या वुमेन हैं। ये न्यूट्रल हो, कंसर्न हो टैलेंट और स्किल्स को लेके जो आपके पास हैं। अब अगर आपके पास मेरिट है तो फिर कोई भी चीज़ एल्स मैटर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कास्ट, रिलीजन, वुमेन, मैन, आप क्या हैं, ये सब मैटर करे ही ना, अगर आपके पास मेरिट है ये सारी चीज़ों की। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो रखा जाता है फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो ये है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस देता है। कोई डाउट ये नहीं है कि जो मार्केट सिस्टम है हमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस देता है, किसे? अस मोर चॉइसेस एज कंज्यूमर्स। हम चूज़ कर सकते हैं राइस को, जो हम खाना चाहते हैं, चावल आप लोग भी लेने जाते होंगे तो चूज़ करते होंगे ना कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, बिरयानी राइस अलग है, फ्राइड राइस अलग है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, वी कैन चूज़ द राइस वी ईट एंड द स्कूल जो हम जाना चाहते हैं वी गो टू,
provided that we have the same means to pay for them. But बेसिक गुड्स और सर्विसेज के रिगार्ड्स में अगर हम बात करें, बट रिगार्डिंग बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अवेलेबिलिटी है गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स की, ठीक है ना, एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट पीपल जो कि अफोर्ड कर सकें. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट. ऐसी कॉस्ट पे ये दोनों चीजें हों और अच्छी हो दैट पीपल कैन अफोर्ड. अगर प्राइवेट एजेंसीज इसे प्रॉफिटेबल नहीं देख रही हैं तो वो फिर प्रेफर करें कि ऐसे पर्टिकुलर मार्केट में एंटर ही नहीं करें, या फिर चीप एंड सबस्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के नॉट टू एंटर दैट पर्टिकुलर मार्केट में ना आए जो कि और टू प्रोवाइड चीप एंड सबस्टैंडर्ड सर्विसेज. दैट इज वाई यहाँ पे कुछ फ्यू प्राइवेट स्कूल्स होते हैं रिमोट रूरल एरियाज में, और जिसमें से हम कुछ देखते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं. हेल्थ केयर और हाउसिंग को लेके भी सेम चीज ही है. ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए. अनदर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो सुना गया है वो ये है डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करती हैं ऑफन सुपीरियर होती हैं टू दैट जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोवाइड नहीं की जाती. वन अगर देखा जाए तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फ्री मार्केट या प्राइवेट एंटरप्राइज में देखी जाती हैं कि ये अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं देन दैट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. बट जो कॉस्ट होता है इन सर्विसेज का, अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस में आपने देखा होगा कि बढ़िया अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है ना. एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें या फिर इसी के साथ साथ अगर हम फ्री मार्केट्स की बात करें तो ये सर्विसेज तो अच्छी दे रहे हैं बट ये इतनी महंगी होंगी कि गरीबों तक नहीं पहुंच सकती. प्राइवेट बिजनेस क्या चाहता है, वहां जाना चाहता है जहां बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो. इसलिए जो फ्री मार्केट्स होते हैं वो इवेंचुअली इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, वेल्दी और पावरफुल के इस रिगार्ड्स में वर्क करते हैं, और यहां से रिजल्ट डिनाई किया जा सकता है. द रिजल्ट मे बी टू डिनाई रेदर देन एक्सटेंड कि अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर रिलेटिवली वीक एंड डिसएडवांटेज्ड. आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे रखी जाती हैं, दोनों ही साइड से डिबेट भी होते हैं, लेकिन फ्री मार्केट्स लगभग देखा गया है कि एक टेंडेंसी एग्जिबिट करते हैं जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज्ड के फेवर में वर्क कर रहे हैं. इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सोशल जस्टिस इंश्योर करे स्टेट, और इसे इंश्योर करने के लिए जो स्टेट है वो बेसिक फैसिलिटीज़ देखे जो कि अवेलेबल हों सभी मेंबर्स के लिए ऑफ द सोसाइटी, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसएग्रीमेंट्स में अगर हम देखें तो ये डिसएग्रीमेंट करती है इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस को लेके दैट आर इनएविटेबल एंड इवन हेल्दी बिकॉज दे फोर्स अस टू एग्जामिन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड रैशनली डिफेंड आवर ओन व्यूज. पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स है अबाउट नेगोशिएशन, ऐसे डिसएग्रीमेंट्स का थ्रू डिबेट. हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो बहुत से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट होती हैं और much remains to be done if they are to be reduced. Different principles of justice को अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमें हेल्प करेंगे इश्यूज जो इन्वॉल्व है उन्हें डिस्कस करने में, और हम भी एक एग्रीमेंट पे आ जाएंगे जो कि बेस्ट वे ऑफ परसुइंग जस्टिस होगा. ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको जस्टिस के बारे में सारी चीज़ें. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हमने ज़्यादा डिस्कशन किया है, और जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें लगभग हमने रीड आउट करके एक फ्रेमवर्क बना लिया है कि आंसर लिखते टाइम हम और क्या यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लियर हुआ ये चैप्टर. इसी के साथ ये सेशन भी कंप्लीट होता है, आपके चैप्टर की समाप्ति होती है, और अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए. देखिए, इससे पहले की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं आपके आगे की भी वीडियोस मिल जाएंगे. आज का वीडियो आपने कंप्लीट कर ही लिया है, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो. तैयारी बढ़िया रखो, मस्त रखो, एग्जाम में जो भी होगा अच्छा ही होगा अगर आप लोग मेहनत करते रहेंगे और स्टेप अप एकेडमी के साथ बने रहेंगे. ठीक है, तो और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. और आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और डाउट रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और जो डाउट थे वो कंप्लीट हो ही गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे. तो इसलिए अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू.